हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और पेपर लाए हैं जो 2016 का है, सीपीई का। आपका एग्ज़ाम है 17 तारीख को सीपीई का, इसलिए मैं ये 2016 का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ सोल्व करके। जो आपके कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन फंस सकते हैं, 2 या 3 इसकी मैं संभावना दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को मिले, वो अभी हम डिस्कस करेंगे विथ सोल्व। मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखने की कोशिश करी है कि उसके अलावा कोई आंसर ना हो पाए, और इसका आंसर ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लगा, इसलिए एक दिन लग गया पूरा पेपर सोल्व करने में। और सारे मैंने इसमें अथवा वाले और वाले सारे क्वेश्चन करे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में भी। और ये क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, क्या पता ऊपर वाला ना आए, उसके अथवा वाला क्वेश्चन आ जाए इसके पेपर में जो आपका 17 तारीख को है। तो हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। देखो, ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा होगा, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। फिर सीधा हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर बताइए, मतलब जो करिकुलम एंड सिलेबस में आपको अंतर बताना है। और एनसीएफ 2005 के आधारभूत तथ्यों की जांच करना है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए एनसीएफ की क्या सिफारिश है वो बताना है आपको पहले क्वेश्चन में। तो हम चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे सीधा आके। मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख रखे हैं, ये रहा आपके आंसर। यह आपका पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, जिसे हिंदी में कहते हैं सीपी, इंग्लिश में करिकुलम पेडागोजी एंड एवोल्यूशन, तो 2016 का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के दिखा दिया। तो सबसे पहले हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर देखेंगे। तो अंतर है, देखो, सबसे पहले प्रत्यय की बात करते हैं, जो इसका कंसेप्ट है कि नियोजन व मार्गदर्शित अधिगम शामिल है। इसमें नियोजन और जो मार्गदर्शन देते हैं वो शामिल है। ये विषय वस्तु की रूपरेखा होती है। संबंध क्या है दोनों में? पूर्ण है, प्रकृति में व्यापक है, कहता है कि पाठ्यचर्या। और पाठ्यचर्या का उपभाग क्या है? सिलेबस है। शामिल होने का स्तर, मतलब कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? तो उच्च स्तरीय शैक्षिक अनुभव करता है, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट के कुछ नागरिक शामिल हो सकते हैं। और इसमें समान समान नागरिक होते हैं, बट इसमें शिक्षक और छात्र का मेन रोल होता है। ये आपका हो गया। प्रकृति कैसी है इसकी? आदेशात्मक है, इसके आदेश देती है। और ये वर्णनात्मक है, हमें वर्णन कैसे करना है। क्षेत्र इसका विस्तृत है, जो हम करिकुलम की बात करते हैं और जो सिलेबस की बात करते हैं सीमित होता है सिलेबस। अब हम दोनों में डिफरेंस बताना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है। अभी तो हमने डिफरेंस देखा बस। देखो, लैटिन शब्द रे से निकला है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या का अर्थ है उस रास्ते से है जिस पर भागकर विद्यार्थी व अध्यापक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उसी को पाठ्यचर्या कहा गया। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम कहा जाता है। जैसे शिक्षण उद्देश्य की रूपरेखा को भी हम पाठ्यक्रम कह सकते हैं, मतलब सिलेबस, सिलेबस कहते हैं इसे। फिर पाठ्यचर्या का विकास, ये भी आप ऐड कर सकते हो कि पाठ्यचर्या का विकास कैसे करें। शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव होता है इन पे। तकनीकी बदलाव करके विशेष प्रेरित समूह और विविधता को देखकर हम पाठ्यचर्या का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, किसका? करिकुलम का। अब एनसीएफ के आधारभूत तथ्य क्या है, फैक्टर क्या है, हम उसको देखेंगे कि देखो एनसीएफ क्या कहता है, क्या उनके फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आत्मनिर्भरता और व्यक्ति की गरिमा की भावना विकसित करना, ये बोलता है। रटने की प्रणाली को मुक्त, ये मैंने अलग से पॉइंट डाल रखे हैं हेड हेड करके, क्योंकि ये मेन है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करते हैं। बोझ के बिना शिक्षा की बात करते हैं कि सिखाना बच्चों को। बाल केंद्र शिक्षा इसमें मेन है, जो मैंने हेडिंग डाल रखी है। सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने में लाभदारी है। छात्रों में एकता, लोकतंत्र की भावना पैदा करना इनका काम है। 14 साल तक बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है 2005 में। एनसीएफ 2005 की सिफारिश प्राथमिक स्तर पर, अब उसने क्या क्या सिफारिश की प्राथमिक स्तर पर, उसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हमें मिला है क्वेश्चन। मैंने एग्जैक्ट आंसर ढूंढने की करी है कि हमें कौन कौन सी मेन सिफारिशें लिखनी है, क्योंकि ये आपका 3 नंबर में पूछा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, आपको पता है। शिक्षा सूत्र अज्ञात से ज्ञात और मूर्त से अमूर्त पर हमें जोर देना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण स्थापित करके सिखाना चाहिए, कि हमें वातावरण में ही रहकर मूल्यों को आदर्श मानकर सीखना चाहिए। भारी जीवन का वातावरण प्रदान करना चाहिए। बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, मतलब ऐसा पाठ्यचर्या बनाए जो बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता हो। अब इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है, ये 5 और 5 2 में डिवाइड है, कि पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन आपस में संबंधित है। ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इम्पोर्टेंट लिख लो आप,
कि तीनों का कैसे संबंध है, चाहे वो करिकुलम हो, पेडागोजी और इवेल्युएशन, आपस में संबंधित तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए, एक पाठ्यचर्या निर्माता की प्रभावशाली भूमिका वे किस प्रभावित करती है। पहले हम तीनों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये संबंधित है। देखो, पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन तीनों आपस में संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करने में भी सक्षम है। पाठ्यचर्या हमें पढ़ाने का कंटेंट देता है और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी बताता है कि हमें उसे किस प्रकार से पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद हमें उनका मूल्यांकन व मूल्यांकन के तरीके बताता है कि कैसे करना है। तो ये तीनों समझ है, किसी भी हम एक की बात करें तो ये संभव नहीं पाएगा। देखो मैंने लिखा है, अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें तो बस कंटेंट प्रोवाइड करने से बच्चों के अधिगम स्तर और उनका सीखने के लिए तथा कितना सीखा स्तर को जानने के लिए मूल्यांकन का सहारा लेना ही पड़ता है। केवल हम पाठ्यचर्या कंटेंट प्रोवाइड करके कोई फायदा नहीं होगा कि हमने बच्चों को क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, ये पॉइंट जरूरी है। तीनों एक साथ चलते हैं तथा बच्चे के अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होती है। मतलब तीनों को अगर हम एक साथ फॉलो करें तो बच्चे के अधिगम में ज्ञान में वृद्धि का साधन बनता है। तीनों में संबंध अच्छे होने से अधिगम प्रक्रिया अच्छी होगी, बच्चे के मूल्यांकन का पता लगाकर शिक्षण शास्त्र और पाठ्यचर्या में भी बदलाव होगा। हर मूल्यांकन से हमें पता चल रहा है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, तो हम अपने करिकुलम और पेडागोजी में भी चेंजेस करेंगे, पेडागोजी की जो मेथड है उसमें बदलाव करेंगे। तो ये ऐसे आपको संबंध लिखने हैं। अब पाठ्यचर्या निर्माता की प्रभावशाली भूमिका पर कैसे प्रभाव पड़ता है कि देखो, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि इन तीनों संबंध में कहीं ना कहीं, तो वो पाठ्यचर्या निर्माता मूल्यांकन के आधार पर अपने करिकुलम को बदलेगा, पारस्परिक संबंध बनाएगा तीनों के साथ। इसकी भूमिका पर तथा प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जो निर्माता है, जो करिकुलम बनाता है, कि उसके थिंक चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्रिया सोच पर प्रभाव पड़ता है उसका, कि वो कैसे काम करेगा, कैसे उसकी थिंक बदलेगी। निर्माता के दृष्टिकोण में भी बदलाव होता है। तो ये हमें प्रभावशाली भूमिका है। अब निम्नलिखित सिद्धांतों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार समावेश करेंगे। दो मतलब 5 दिए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा कि छात्र केंद्रित सिद्धांत, मतलब कैसे इसको समावेश करोगे। तो छात्र केंद्रित शिक्षण सिद्धांत क्या होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सभी छात्रों पर केंद्रित अधिगम कराना, मतलब छात्रों को मेन फोकस, मेन सेंटर में रखना, ये छात्र केंद्रित होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रुझान, क्षमताओं, योग्यता और रुचि, जीवन के लक्ष्य सभी में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इनको ध्यान रखकर हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनानी चाहिए। पृष्ठपोषण एवं पुष्टि का सिद्धांत, मतलब पृष्ठपोषण, उसके बैकग्राउंड एवं फीडबैक का सिद्धांत। तो अगर हमें फीडबैक अच्छा मिलता है तो अधिगम ठीक प्रकार से हुआ, ये हम कह सकते हैं। चौथा है सृजनात्मक एवं अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो ये कहता है सृजनात्मक गुण विकसित करने के अवसर देना, अभिव्यक्ति पर जोर देना, जिससे प्रभावी अधिगम हो सके। प्रशिक्षण सामग्री का सिद्धांत, मतलब जो हम पढ़ाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। गुड प्रैक्टिस इंकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी। इसके नाम हम अच्छे से प्रयास कर सकते हैं छात्र और शिक्षक के बीच में। अब अथवा में फिर से पूछा है, अगर ये नहीं कर सकते तो आप नीचे वाले दो इसमें भी 5 पूछे। इसमें जो मैक्सिमम आपके सूत्र है वो पूछे हैं कि निम्न सूत्रों को प्रभावशाली अधिगम में प्रयोग कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू वो बोलते हैं इसे। इस विधि का उपागम में अध्यापक कुछ उदाहरण देकर एक विचार को प्रस्तुत करता है, छात्रों से पूछता है तथा उदाहरणों के साथ संश्लेषण में सहायता करता है। तो ये विशिष्ट से पहले मेन चीज पढ़ाएंगे, फिर सामान्य की ओर जाते हैं। सरल से कठिन की ओर, पहले सरल चीजों को फिर कठिन चीजों को पढ़ाते हैं। अध्यापक को पहले सरल चीजों को पढ़ाना चाहिए, फिर कठिन चीजों की ओर बढ़ाना चाहिए। उदाहरण, पहले चक्रवृद्धि ब्याज फिर साधारण ब्याज को जोड़ देना चाहिए। इस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की, जो एनालाइसिस सिंथेसिस की तरफ बोलते हैं, एक बार शब्द, वाक्य, भाव या अर्थ का विश्लेषण करके उसे छोड़ ना दिया जाना चाहिए, वरन बाद में उसका संश्लेषण भी किया जाना चाहिए। ये लिखना है आपको। वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर, मतलब पहले वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल की अपेक्षा हमें वास्तविक चीजों को दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद प्रतिनिधित्व, मतलब उनका मॉडल, प्रतिरूप दिखाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले मूर्त अनुभव देना चाहिए जो व्यक्ति के सामने है, फिर अमूर्त की बात करनी चाहिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है खत्म। तीसरा क्वेश्चन है जो 4+6 में पूछा है, आपके ऊपर में मैंने लिखा है 4+6। ये देखो तीसरा चैप्टर आपका उसका है परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें हम रचनावादी की बात करते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में रचनावादी एवं परंपरावादी दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण के संबंध में अध्यापक विद्यार्थियों की भूमिका एवं कक्षा प्रबंधन तथा मूल्यांकन के प्रकार। देखो,
नीचे वाला 6 नंबर में आपको बहुत सारा डिवाइड है, तो उनको बताना है अच्छे से। क्वेश्चन पेपर आपको मैंने इंग्लिश में भी शुरू में प्रोवाइड कर दिया, आप देख सकते हो अगर कोई आपका वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो। परंपरागत अधिगम बोलते हैं ट्रेडिशनल, जो पहले से चलते आ रहे हो, रचनात्मक जो अभी है जिनकी बात की जाती है। देखो परंपरागत में पहले रटने पर बल दिया जाता था, बट रचनात्मक में बोलते हैं कि बच्चों को स्वयं ज्ञान की रचना करनी चाहिए। अध्यापक सूचना देने वाला है, और इसमें अध्यापक सुविधा मतलब फैसिलिटेट के रूप में काम करता है। छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता है, इसमें ये पूरा पॉइंट एक है आपका, इसमें नहीं करना पड़ता कि इसमें परंपरागत में, मगर इसमें समस्या को सामना करना पड़ता तथा निदान के लिए उनकी अपेक्षा की जाती है कि बच्चा निदान ढूंढे। रटा हुआ ज्ञान टिकता नहीं है किसमें, परंपरागत में, मतलब इसमें जो स्वयं अर्जित ज्ञान टिकाऊ होते हैं, जो हम रचनावादी की बात करते हैं। अधिगम का स्रोत अध्यापक व पुस्तक होती है, इसमें अनुभव व फील्ड ट्रिप के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। मानक पठ्यचर्या होती है, इसमें बाल केंद्रित पठ्यचर्या का मेन दिया जाता है। अब अध्यापक विद्यार्थियों की भूमिका क्या हो सकती है रचनावादी दृष्टिकोण में, तो ये आपको बताना। देखो अध्यापक सुविधा प्रदान करता है, इसमें ये उसकी भूमिका है। छात्र केंद्र में होकर अधिगम करता है। अध्यापक छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। छात्र अध्यापक की सहायता से अधिगम प्राप्त करता है, तो ये इनकी भूमिका हो गई। छात्र की भूमिका अध्यापक से ज्यादा होती है किसमें, रचनावादी में, क्योंकि वो बच्चा स्वयं ज्ञान की रचना करने में बस अध्यापक फैसिलिटेटर का काम करता है। कक्षा प्रबंधन तथा मूल्यांकन के प्रभाव। देखो कक्षा प्रबंधन किसे कहते हैं, जब भौतिक और मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी बनाने के साथ व्यवस्थित व सुचारू रूप से चला जाए। मतलब हमारे पास जो भी भौतिक व मानवीय व्यवस्था है उनका सही रूप से व सुचारू रूप से इस्तेमाल करना ही कक्षा प्रबंधन है। अब मूल्यांकन के प्रकार क्या है, देखो प्लेसमेंट मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। अरे एजुकेशन की बात करें तो ये 4 है। वैसे आप सुनते आते हो कि फॉर्मेटिव समेटिव, मतलब नहीं, मतलब प्लेसमेंट भी है, डायग्नोस्टिक भी है, फॉर्मेटिव और समेटिव, 4 प्रकार से मूल्यांकन होते हैं एजुकेशन में। फिर इसी के आपका चौथा क्वेश्चन पे आ गए हम 4+6 में। ये भी पूछा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। आप विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष पे, तो ये आपका बोलता है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोमोटर पक्ष पे आप कैसे कर सकते हो और मूल्यांकन की किन तकनीकों का उपयोग करोगे आप। सबसे पहले बताएंगे हम सतत व मूल्यांकन का महत्व पूछा है प्राइमरी स्टेज पर। जैसे हम महत्व में आपका हिंदी में महत्व लिखा है और इंग्लिश में आपका लिखा है सिग्निफिकेशन, तो मैंने दोनों डाल दी है। तो बच्चों की उपलब्धि की व्यापकता तथा निरंतरता के आधार पर मूल्यांकन करें, ये महत्व मिलता है इसमें। छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा समाज के अनुसार ये बच्चों के विकास में उपयोगी है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। ये छात्रों के प्रदर्शन का नियंत्रण तथा सभी निर्धारित विषयों के मापन करता है, इससे बच्चों की प्रगति का पता चलता है। यह मूल्यांकन अध्यापक छात्र दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक पक्षों दोनों का मूल्यांकन होता है। कमजोरियों की पहचान व निदान किया जाता है। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखता है, तो इसलिए इसका महत्व है। मूल्यांकन की तकनीकें क्या है, मैंने इसको सर्च मार के देखे तो सब जगह ये एक सेम ही तकनीक आ रहे थे कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, स्व प्रतिवेदन मतलब सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, इसमें हम प्रदर्शन कौशल, छात्र व्यवहार देखते हैं, व्यवहार का देखते हैं। इसमें प्रशिक्षण तकनीक, प्रस्तुति समस्याओं को रखना होता है। इसमें समाज जीतीय, जिसको सोशलोजिस्ट टेक्निक कहते हैं, परिप्रेक्ष्य तकनीक, अंडरस्टैक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, प्रशिक्षण मतलब प्रोजेक्टर तकनीक के रूप में। इस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। अवलोकन, स्व प्रतिवेदन, प्रशिक्षण, समाज ज्यामितीय मतलब सोशियो ज्योमेट्रिक, और परिप्रेक्ष्य जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं। अब प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है, कैसे हमें प्रतिक्रिया प्राप्त कीजिए इन तकनीकों के द्वारा। इन तकनीकों का उपयोग करके हम विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, ये 5 तकनीक उपयोग करके। तो ये आपका देखो 4+6 में पूछा था, तो आपको 6 यहाँ पर लिखने थे, बट मेरे को 5 ही मिले, तो मैंने 5 मूल्यांकन की तकनीक लिखी। और 4 नंबर में आपका ये था कि इसके महत्व बताइए, तो मैंने 6-7 पॉइंट इसमें ऐड कर दिए। अब इसी का अथवा में आप पूछा है आपको समेटिव एम फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको डिफरेंस बताने हैं, अंतर करना है, और कुछ के लाभ हानि बताने, उसके मतलब 4 नंबर का आपका अंतर पूछा है। तो देखो फॉर्मेटिव एवं समेटिव असेसमेंट में अंतर क्या है। देखो रचनात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराने के लिए होता है, मतलब जो हम रचनात्मक किसे बोलते हैं, फॉर्मेटिव के बोलते हैं। जबकि योगात्मक या समेटिव आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही उसके लिए, मतलब ये तो ज्ञान कराने के लिए होता है कि कैसा ज्ञान रहा और ये कितनी सफल हुई, लास्ट में हम सीधा लेते हैं तो ये वो वाला ज्ञान कराता है।
रचनात्मक आकलन का प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो लगातार होता है, और योगात्मक आकलन निश्चित अवधि के बाद होता है, मतलब यह मिड टर्म एग्जाम होता है या फाइनल टर्म में होता है एक निश्चित अवधि के बाद। रचनात्मक अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है, और योगात्मक में जो समेटिव है इसमें अधिगम का आकलन मतलब फॉर्मेटिव फॉर असेसमेंट और फॉर्मेटिव ऑफ असेसमेंट का उपयोग होता है इसमें। और बोल सकते हैं पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, ये ग्रेड परिणाम प्राप्त करता है योगात्मक, क्योंकि फाइनल में सीधा हमें परिणाम अंक प्राप्त करते हैं, और ये पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक प्रदान करता है। सुधार की आवश्यकता का पता चलता है, और इसमें कितना सुधार किया वो पता चलता है। अब इनके लाभ हानि बताने आपको कुछ क्वेश्चन पेपर है, जैसे उत्तरात्मक परीक्षण निबंध, मतलब निबंधात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, जो हम एस्से राइटिंग लिखते हैं उनके लाभ और हानि बताने। जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को विस्तृत निबंध के रूप में देना होता है उसको कहते हैं एस्से राइटिंग वाले टेस्ट। इनके लाभ क्या है, लिखित अभिव्यक्ति योग्यता की जांच होती है, विचार और विश्लेषण, संग्रह, तीव्र गति से लिखना आदि योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं। इसका हानि क्या है, क्योंकि दो नंबर में आपको 3 बताने हैं कि आपको एस्से राइटिंग, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के एक पक्ष पर बल दिया जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर सभी चीजों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि निबंध में सारी चीज एक ही बार में ऐड हो जाती है, व्यक्ति को समय अधिक लगता है इसमें, ये कह सकते हैं। दूसरा आपका टेस्ट होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर 2 या 4 लाइनों में दिया जाता है उन्हें कहते हैं। लाभ क्या है, अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके माध्यम से हम पाठ्यक्रम के अधिक अंश से संबंधित किया जा सकता है, ज्ञान की जांच की जा सकती है कि बच्चों ने कितना याद किया है। हानि क्या है, ये तर्क की जांच नहीं कर सकता कि बच्चा क्वेश्चन में कितना तर्क लगा रहा है, ये नहीं जा सकता, क्योंकि उसको जो उसने याद किया वही लिख सकता है इसमें। विचार और मानसिक शक्तियों की जांच नहीं होती इसमें। तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जिन प्रश्नों के उत्तर किसी चिन्ह विशेष या 1-2 शब्द में दिए जाते हैं उसे कहते हैं। ये टिक मार्क वाले होते हैं, ये आपने पता देखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाभ क्या है इसका, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरी पाठ्यचर्या शामिल की जा सकती है इसमें प्रश्न के द्वारा। गलत प्रश्न होने पर 0 अंक मिलता है, ये इसकी हानि है सबसे बड़ी। और स्मरण शक्ति की केवल जांच करता है, ये अन्य पक्ष को जांच नहीं करता। प्राथमिक स्तर की निम्नलिखित किसी एक समस्या के निवारण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रस्ताव बनाइए, जिसमें शीर्षक संभावित कारण, मतलब आपको एक एक्शन रिसर्च बनाना है प्राथमिक स्तर पर, जो इन्होंने 5 टॉपिक दिए हुए हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ कौन कौन से इन्होंने 5 टॉपिक दिए हुए हैं आपको। आपका क्वेश्चन ये रहा, देखो प्राथमिक स्तर पर ये आपका दिए रखा है, इस तरीके से आपको यूज करना है। इसमें पहले शीर्षक लिखना है, संभावित कारण बताने हैं आपको, ये देखो शीर्षक, संभावित कारण, उद्देश्य, परिकल्पनाएं और क्रियात्मक रूपरेखा दर्शाई गई हो। तो ये 4 टॉपिक है, इसमें से एक टॉपिक लिखना है। मैंने लिया है हिंदी भाषा में निम्न पठन क्वेश्चन, मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, इसके अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च बनाया आपको। तो मैं आपका इसका एक्शन रिसर्च बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन आ गया एक्शन रिसर्च का। देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या हुआ, हिंदी भाषा में निम्न पठन कौशल, ये हमारा शीर्षक लेंगे। फिर दूसरा संभावित कारण, तो इसने पूछा ना कारण बताइए। छात्रों को विराम चिन्हों व मात्राओं का सही ज्ञान न होना, ये इनका कारण है। उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य क्या निर्धारित करेंगे एक्शन रिसर्च का, कि उनका पता लगाना क्या क्या त्रुटि कर रहे हैं, पठन कौशल विकसित करना और त्रुटियों के निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। परिकल्पना है कि हमने क्या क्या सोचा कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं। छात्र पठन करने में परेशानी महसूस करते हैं, यह यतिगति विराम चिन्हों के अनुसार नहीं पढ़ते, यह क्षेत्रीय प्रभाव होता है और यह अभ्यास की कमी, यह हम पृष्ठ परिकल्पना करके बता सकते हैं कि इन कमियों के द्वारा बच्चे पाठन की प्रक्रिया पठन को नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में जो आता है। परिसीमन क्या होता है, मतलब किस सीमा तक हम कर सकते हैं, विद्यालय तक ये सीमित रहेगा। शब्दों का परिभाषीकरण, पठन कौशलों की पहचान कराना व पठन कौशलों का ज्ञान देना, ये मतलब हम बताएंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं उसमें। कार्यविधि क्या होती है, जैसे हम 5 विद्यालय 10 विद्यालय में ले रहे हैं, कितने छात्रों को, तो यह मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इतना डाला है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे 8वें नंबर पे, त्रुटियों का जाना गया, त्रुटियों का अनुपात निकाला जाएगा, या संख्याकी प्रदर्शन करेंगे, मतलब बार ग्राफ पाई चार्ट, हम इसका उपयोग करेंगे इसमें। फिर निष्कर्ष और सुझाव देंगे लास्ट में, आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उन्हें लिखा जाएगा तथा सुधार किया जाएगा। तो ये आपके पूरे 10-10 वाले खत्म होते हैं, ये आपका पूरा 10 नंबर में पूछा था, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये आपका पूरे 10 नंबर का हो गया। फिर आपके दूसरे पार्ट आते हैं 5-5 नंबर वाले प्रश्न।
प्राथमिक स्तर में पाठ्यचर्या की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पुस्तकें एवं सहायक सामग्री किस प्रकार पाठ्यचर्या के संप्रेषण में सहायक है। देखो पाठ्यचर्या की भूमिका क्या है। पाठ्यचर्या पारस्परिक संबंधिया मतलब म्यूचुअल कॉन्टेक्ट बताता है कि आपसी टीचरों बच्चों में संबंध बताता है। वेस्ट दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट मतलब इसको केवल इंसान पढ़ता नहीं है, इसको समझने के लिए अलग अलग उपयोगों में भी उपयोग करता है। शिक्षकों को मार्गदर्शन देता है कि इन्हें बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है। साध्य मानदंड मतलब फिक्स करता है। पूर्व अपेक्षित प्रगति की मतलब इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि हम क्या क्या प्रगति होगी बच्चों में। संस्थाओं की जरूरतों को संतुष्ट करता है कि हर संस्था के लिए करिकुलम चाहिए होता है। पुस्तकें सहायक सामग्री करिकुलम के संप्रेषण में कैसे सहायक करती है। देखो पुस्तकें करिकुलम के बारे में हमें जानकारी देती है, अधिगम में वृद्धि करती है, ज्ञान वृद्धि तथा समझने में सहायक है, लिखी बातों को जानकारी देती है, निरंतर संदर्भ का स्रोत रहती है मतलब कि हमेशा ये एक रेफरेंस के रूप में काम करती है करिकुलम। फिर 7वां क्वेश्चन है शिक्षण एवं अधिगम की सहज संबंधिता मतलब रिलेशन बताना है आपको टीचिंग एंड लर्निंग में। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अलग अलग आवश्यकता के लिए आप किन व्यू रचना का प्रयोग करेंगे। मतलब अलग अलग बच्चे आपकी कक्षा 3 में, तो उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे। जो रणनीतियां बोलते हैं इसमें अलग ही पूछते हैं, हिंदी में इंग्लिश में स्ट्रेटेजी लिखी थी आपकी। तो देखो शिक्षण अधिगम में क्या संबंध है। सबसे पहले बताते हैं कि शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, एक दूसरे के अनुवर्धक होते हैं मतलब एक दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, अनुपूरक होते हैं। शिक्षण ही अधिगम को उद्दीपक निर्देशित एवं प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों के प्रभावशाली संयोजन में सहायता करता है। मतलब कि जो शिक्षण ही है हमें अधिगम प्राप्त कराता है और प्रभावशाली संयोजन में सहायता प्राप्त करता है। शिक्षण विद्यार्थियों की क्रिया का निर्देशन एवं संवेगों का प्रशिक्षण करता है और सीखने का विकास करता है। संक्षिप्त रूप से अच्छे शिक्षण से तात्पर्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा अधिगम। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, मैंने इसमें पॉइंट डालना भूल गया। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट और ये नीचे आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। फिर पूछा कि डाइवर्स नीड चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज मतलब कि जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हो उनके लिए आप क्या क्या प्रयोग करोगे। तो देखो हम इसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। व्याख्यान विधि का, प्रदर्शन विधि का, प्रयोग विधि का व परिचर्चा विधि का हम यूज कर सकते हैं। रणनीति स्ट्रेटजी जो विधि बोलते हैं, यह हम और अलग से लिख सकते हैं कि इनकरेज एक्टिव लर्निंग, स्मॉल ग्रुप इम्बरेंस कर सकते हैं, ग्रुप बाय लर्निंग स्टाइल बता सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर सकते हैं, एडेप्टिव लर्निंग की बात कर सकते हैं, प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेस्टिंग ऑप्शन की बात कर सकते हैं। इसमें हम भ्रमण एवं यात्राएं शिक्षण एवं अधिगम को प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार प्रभावित करती है। 3+2 में आपका पूछा गया है ये। तो ऊपर वाला आपका क्या कितने में पूछा था, ये 2+3 में पूछा था। 2 में आपको संबंध बताने हैं और 3 नंबर में कैसे स्ट्रेटेजी यूज करोगे। फिर 2 या 3 में ये पूछा है कि सबसे पहले आपको बताना है किस प्रकार प्रभावित करता है भ्रमण या यात्रा मतलब फील्ड ट्रिप्स जो बोलते हैं या टूर। और फिर लिखा है कक्षा 5 के शैक्षिक भ्रमण की योजना प्रबंधन आप किस प्रकार बनाएंगे। तब 3 नंबर में आपको इसके प्रभावित बताने, 2 नंबर में आपकी योजना बतानी है। देखो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये भ्रमण यात्रा शिक्षा अधिगम को प्रभावित करते हैं, सीखने के लिए अनुभव प्रदान करती है, दैनिक जीवन से अलग प्रकार का अधिगम दिलाती है, सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, अधिगम शिक्षण को मजबूत बनाती है। तो ये सब तरीके से ये प्रभावित होंगे इन चीजों पे। फिर पूछा है कि शैक्षणिक भ्रमण की योजना हम किस प्रकार बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम योजना बनाने के लिए ट्रिप के उद्देश्य की पहचान करेंगे, प्रिंसिपल पेरेंट्स अथॉरिटी से अनुमति लेते हैं, यातायात की व्यवस्था कराते हैं, छात्रों को अनुसंधान मतलब ओरिएंटेशन प्राप्त करते हैं, डिपार्चर वेन्यू मतलब जाते हैं, अराइवल फॉर्मेलिटीज वहां पहुंचने के बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करते हैं, ब्राह्मण को समृद्ध बनाते कि अच्छे से अच्छे ब्राह्मण हो पाए, फिर वापस आना। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है टूर का। फिर प्रबंध कैसे कर सकते हैं, उचित व्यवस्था के द्वारा, धन का उचित प्रयोग करके, यातायात का उचित प्रयोग करके हम ऐसे प्रबंधन करते हैं। अथवा में पूछा है इसी के साथ में 8वें में आपका सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावित किया है। प्राथमिक कक्षाओं में इनके उपयोग बताने मतलब पहले आपको शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रभाव कैसे हुआ। देखो इट इम्प्रूव द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ एजुकेशन, इसने इस पे प्रभाव डाला कि हम इफेक्ट तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। इट इज
अफेक्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब ये सभी एस्पेक्ट पर प्रभाव डालता है। टीचिंग, लर्निंग टू असेसमेंट एंड एवोल्यूशन पर भी प्रभाव डालता है। इट इज इनहेज स्पेस ऑफ एजुकेशन बाय फैसिलिटिंग मोबाइल लर्निंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करता है। तीसरा पॉइंट में ये इस तरीके से प्रभाव डालता है। इट्स फैसिलिटेट्स रिसर्च एंड स्कॉलरी कम्युनिकेशन की बात करता है इसके द्वारा। प्राथमिक कक्षाओं में इसका उपयोग कैसे करेंगे हम? संप्रेषण के लिए उपयोग कर सकते हैं, पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, सूचना के आदान प्रदान में, स्थायी ज्ञान के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आईसीटी का। जब हम आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात। अब अभिसंचित आलेख कम्युनिकेटेड रिकॉर्ड किसे कहते हैं? अपनी कक्षा के मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों की सूचना आप किस प्रकार एकत्रित करेंगे तथा अभिसंचित आलेखों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। दो नंबर में आपको कम्युलेटिव रिकॉर्ड बताना है, 3 नंबर में आपको इसको एकत्रित कैसे करोगे किसी मानसिक रूप से जो पीड़ित बच्चे हैं। देखो, कम्युलेटिव रिकॉर्ड उसे कहते हैं जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तब से ये बनना प्रारंभ हो जाता है और जब तक बनता है जब तक वो विद्यालय से चला नहीं जाता, छोड़ ना दे। इसमें उसकी उपलब्धि, पढ़ाए गए विषयों, उनके प्राप्त अंगों, ग्रेडों, पाठ्य से आगामी क्रियाओं में उनकी भागीदारी स्थिति का प्रतिलिपि होता है, मतलब एक फोटोकॉपी के रूप में होता है वो। मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों की सूचना आप कैसे एकत्रित करोगे? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, केस स्टडी के द्वारा पढ़ते हैं हम, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, स्टूडेंट प्रोफाइल के द्वारा। कम्युलेटिव रिकॉर्ड का उपयोग कैसे करेंगे? जो छात्रों की कमजोरियां व ताकत का पता लगाने के लिए उपयोग करोगे। शैक्षिक उपलब्धियों, व्यवसाय विकल्प और व्यक्तिगत प्रदर्शन का पता लगाने के लिए करोगे आप। छात्रों के बारे में केस स्टडी करने के लिए उपयोगी होगा, छात्रों के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगा। अथवा में पूछा कि एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के क्या गुण हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए कि आप प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि परीक्षण, मतलब जो एटी का आपका जो रिजल्ट आएगा उसका शिक्षण विधियों में किस प्रकार सुधार करोगे। 2 नंबर का आपके गुण बताने हैं, 3 नंबर में आप कैसे सुधार करोगे। हम एटीआर बनाते हैं, आपको पता है, तो एटीआर किसे कहते हैं? एन अचीवमेंट, देखो मैं बताता हूँ, एन अचीवमेंट टेस्ट मेजर हाउ एन इंडिविजुअल हैज लर्न ओवर टाइम एंड व्हाट द इंडिविजुअल हैज लर्न बाय द एनालाइज हिज पेरेंट प्रेजेंट परफॉर्मेंस। मतलब हम इसको इसलिए कि बच्चों की उपलब्धि का पता चले, खासकर एक एक बच्चों की, इंडिविजुअल बच्चों की परफॉर्मेंस का इसमें पता चले, इसलिए हम ये एटीआर का प्रयोग करते हैं। अब करेक्टर्स क्या है एटीआर के? जो अच्छे एटीआर के गुण बोलते हैं, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, विजिबिलिटी होती है, इसमें आई गायब हो गया, और गुड रिजल्ट आता है। अब उसको बोलते हैं करेक्टर्स ऑफ एटीआर, मतलब अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण क्या है। शिक्षण विधियों में इसके द्वारा हम कैसे सुधार करेंगे? बाल केंद्रित प्रणाली को अपना के सुधार करेंगे, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चों के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, रचनावादी दृष्टिकोण अपनाकर। मतलब इसके द्वारा हमें जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शिक्षण विधियों में इस तरीके से सुधार करेंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक किस प्रकार एक परंपरागत अध्यापक से बेहतर है। मतलब जो एक्शन रिसर्च टीचर है वो ट्रेडिशनल टीचर से ज्यादा महत्व रखता है, किस प्रकार? उदाहरण सहित बताइए। 2 और 3 नंबर में आपका डिवाइड है। सबसे पहले आप 3 नंबर में आपको तो उदाहरण ही बता रहे हैं, 2 नंबर में किस तरह से बेहतर। देखो, समस्या की पहचान करता है ये, समस्या के निवारण और कारण को ढूंढ सकता है एक्शन रिसर्च वाला, और मगर ट्रेडिशनल इन चीजों को पकड़ नहीं पाता, पूरे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है जो एक्शन रिसर्च का टीचर होता है। उदाहरण जैसे एक्शन रिसर्च करने वाले अध्यापक की सोच परंपरागत अध्यापक से काफी बेहतर होती है, वो उनको अच्छे से देख पाता। तो ये आपका पेपर खत्म होता है। पेपर थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें जो मैंने टू द पॉइंट के साथ साथ एक्स्ट्रा भी पॉइंट लिखे हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज दी है, तो ये आप देख लेना। ये देखो सारे क्वेश्चन है और जो आंसर एग्जैक्ट बोले जाते हैं वो लिखे, मैंने कोई फालतू इसमें नहीं लिखा और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाए हैं। तो आप पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो ये आपका 2016 का पेपर खत्म होता है। धन्यवाद।